दोस्तों स्वागत है आपका सिनॉप्सिस आईएएस में। मेरा नाम है कृष्णा। इस लेक्चर में हम मेंस आंसर बिल्डिंग का जो GS4 का थिंकर्स वाला पार्ट है उसके क्वेश्चंस शुरू करेंगे। देखो, जनरल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो एसए के बाद जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है वो GS4 है, स्पेशली थिंकर्स वाला पार्ट, ड्यू टू टू थिंग्स। वन, जो न्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता, जैसे जॉन रॉल्स क्वेश्चन जो ये दिख रहा है, या फिर महात्मा गांधी के 7 सिंस। बट ये फिर भी ठीक है, आप छोड़ दोगे इनको मैक्सिमम, या फिर कुछ आसपास की चीज़ लिख दोगे। दूसरा जो फिलोसफिकल क्वेश्चन है, फिलोसफिकल क्वेश्चंस और फिलोसफिकल एसेज दोनों आपको एक साथ लिखने सीखने चाहिए। फिलोसफिकल क्वेश्चन आप वही 100 या 200 वर्ड्स में लिखोगे, एंड एसेज जो हैं 1000-1200 वर्ड्स में लिखने की डिमांड होती है। तो क्वेश्चंस इसमें ज़्यादातर क्या पूछता है, अगर आप नेचर ऑफ क्वेश्चंस देखो तो किस तरह की थीम पे क्वेश्चन पूछते हैं। कोई कोटेशन दे देगा, व्हाट डज फॉलोइंग कोटेशन मीन टू यू, उसके बाद कोटेशन लिख देगा, जस्टिफाई विद एग्जाम्पल, एक्सप्लेन, इस तरह की कुछ चीज़ दे देगा। तो आपको आज की डेट में उस कोटेशन की क्या मीनिंग लगती है, क्या उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, उस चीज़ के बारे में बात करनी होती है। कोटेशन में एक चीज़ और होती है कि हमारे पास एक प्रेशर होता है कि यार ये तो हमें पता ही नहीं किस बंदे ने दी थी कोटेशन। ठीक है, दी होगी, मैंने जो ये मॉडल आंसर बनाए हैं इसमें कहीं भी इस चीज़ पे एम्फेसिस नहीं दिया कि ये कोटेशन इस बंदे ने दी थी, उसका कोई यूज़ नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा है दिस कोटेशन बाई कलाम सर या फिर महात्मा गांधी, एनीवेज वो आप लिख सकते हो, बट ओनली इन इंट्रो। उसका उससे ज़्यादा कोई यूज़ नहीं है कि कोटेशन देने वाला बंदा कौन है। एक बार ज़रा क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर उनको समझेंगे। देखो, जैसे अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ ले, एनालाइज जॉन रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ऑल्दो जीएस में तो जॉन रॉल्स गायब हैं ऑलमोस्ट, 2016 के बाद से आ गए हैं जब से ये एग्ज़ाम हुआ है। बट PSIR ऑप्शनल में जो प्रिंसिपल या थ्योरी ऑफ जस्टिस है, एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस के साथ पनिशमेंट की भी थ्योरी आती है, वहाँ जॉन रॉल्स की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड सिलेबस में भी है, कई बार पूछते हैं, इनफैक्ट यही थ्योरी है। लेकिन क्वेश्चन देखो, अगर मैं ये कहूँ, इसमें से मैं सिर्फ एक लाइन हटा देता हूँ कि एनालाइज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस, ये हटा देता हूँ इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो जॉन रॉल्स का कॉन्सेप्ट भी ऑलमोस्ट उसी तरह लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत डिफरेंट चीज़ आ जाएगी। देखो, जो ये ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस, अगर ये पता नहीं है तो उसके अलावा क्या है। जस्टिस में दो चीज़ होती है, एक इक्विटी है, सोशल जस्टिस में क्या आता है, इक्विटी होती है, इक्वालिटी होती है। उसके अलावा आप बाकी चीज़ें सोचो ना ज़रा, क्या है इक्विटी और इक्वालिटी, ये चीज़ें आपने प्रीएम्बल में पढ़ी है। ठीक है, प्रीएम्बल में आपने प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस पढ़ा है, उसके बारे में आप लिखो, एग्जाम्पल देते जाओ। ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कहा है, इन्होंने क्या कहा कि इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब हर एक पॉइंट में आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट का एग्जाम्पल दे दो। जैसे आपने सपोज यही पॉइंट लिखा तो आप बताओगे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे एप्लीकेबल है। अभी हम क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे, नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है, वो चाहिए आपको, इनइक्वालिटी है, वहाँ के लिए काम कर लो। इंस्टीट्यूशंस होंगे, अलग अलग डायमेंशंस पे सोचो। ठीक है, इंडिया में जो सोशल जस्टिस है उसका एक रीज़न कल्चरल प्लुरलिज्म भी है, जेंडर जस्टिस नहीं है, रिजर्वेशन है। इंडिया में सोशल जस्टिस की कितनी डायमेंशन है, कास्ट बेस्ड जस्टिस नहीं है इंडिया में, ट्राइब बेस्ड जस्टिस नहीं है इंडिया में, जो डिसेबिलिटी से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए जस्टिस नहीं है, वुमेन के लिए जस्टिस नहीं है, राइट, जो लोग गरीब हैं उनके लिए जस्टिस नहीं है। तो कितने तरह के सोशल जस्टिस की जो है इंडिया में कमी है, तो वो आप बताओगे, उसी तरह से उस बंदे ने आंसर दिया होगा। तो ऐसे जब हम आसपास का आंसर लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे। फिर जब इन्होंने कुछ कहा कि एनालाइज दिस कॉन्सेप्ट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो भैया एक चीज़ है इसमें जो पार्ट हर कोई बंदा मिस करता है, एनालिसिस के साथ या किसी चीज़ की एप्लीकेबिलिटी के साथ लिमिटेशंस भी आती है ना। ये तो अब सब में कॉमन है, चाहे वो जॉन रॉल्स हो या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर हो, कोई भी हो, सब जगह ये इश्यूज़ आएंगे कि करप्शन के इश्यूज़ हैं, इक्वल लिबर्टीज़ पे ज़्यादा एम्फेसिस दे दिया, मेरिटोक्रेसी डिबेट आ जाएगी कि भैया आप इनको क्यों आगे बढ़ा रहे हो, जो मेरिटोरियस लोग हैं वो पीछे छूट जाएंगे। दैन कल्चरल सेंसिटिविटी, बहुत सारी लिमिटेशन आप सोच सकते हो। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो एग्जाम में। फिर अब जो ये क्वेश्चन है मीन्स और एंड, ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एज एंड्स इन देमसेल्व्स एंड नेवर मेयरली एज मीन्स। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट गिविंग द इम्प्लीकेशन। आपको देखो इसमें दो चीज़ें बतानी है। क्वेश्चन में देखो पहले कितनी चीज़ पूछी है, मीनिंग पूछा है, सिग्निफिकेंस पूछा है और इम्प्लीकेशन पूछा है आज की डेट में।
राइट, कि इसका मतलब क्या है, आज की डेट में क्या होगा। सबसे पहले मीनिंग, तो आप एक पैराग्राफ में जस्टिफाई करो कि ह्यूमन बीइंग अपने आप में एंड से है। ये जो पहली और ये लाइन कहाँ से आएगी, यही जस्टिफाई करना है कि ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज बी ट्रीटेड एंड्स इन देमसेल्फ, कि जो है हम ही है, हमारी इंट्रिंसिक वर्थ उसको रिकॉग्नाइज करो, डिग्निटी, एनी पॉइंट आप जो लिखना चाहो कि ह्यूमन है वो सुप्रीम है, बेसिकली वही है। उनको मीन्स की तरह, टूल्स की तरह आप यूज़ नहीं करोगे कि आप एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, इस तरह की चीज़ें आप नहीं करोगे, राइट। एक पैराग्राफ इसमें लिख दो आपने, ये पहला वाला पार्ट आंसर कर दिया, मीनिंग। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस क्या है, अब अगर आप ये पॉइंट्स तोड़ ले गए कि रिक्वेस्ट रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी है, ऑटोनॉमी की बात करता है, इंडिविजुअलिज्म की बात करता है, इसी बेस पे आप सिग्निफिकेंस भी दे सकते हो, ठीक है। एंड सिग्निफिकेंस इस पे भी दे सकते हो। सिग्निफिकेंस पॉजिटिव ये हो जाएगी, नेगेटिव आपकी यहाँ से आएगी। ये नेगेटिव पॉइंट ही तो है कि एक्सप्लॉइटेशन है, उसको रोकना है, ठीक है। जो रिलेशन की वैल्यू नहीं हो रही है वो करनी है, ठीक। कॉन्सेंट, उसे आप लेके नहीं चलते हो, किसी का भी डेटा इधर से उधर आप ले जाते हो, वो आपको कंट्रोल करना है। एजेंसी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पावर, कि आपके पास एजेंसी है, एजेंसी ऑफ डिसीजन टेकिंग। ये इकोनॉमिक सर्वे का एक वर्ड था, उसके बाद से एजेंसी वर्ड पॉपुलर हो गया। कि जैसे एलपीजी सिलेंडर है, तो वहाँ पे क्या है, पहले हमें लाइन में लगना पड़ता था, तो एलपीजी में आपके पास चॉइस है अपनी कंपनी चेंज करने की, तो यू हैव अ एजेंसी टू टेक अ डिसीजन। बट सपोज बिजली है, तो एक ही बंदा है, वही आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा उस एरिया में, सर्विस एक्सक्लूसिविटी है, तो वहाँ आपके पास एजेंसी नहीं है। तो सिग्निफिकेंस आप कुछ लिख सकते हो। हेडिंग सब हेडिंग में आप ब्रेक करने का ट्राई करो, डेफिनेटली आप बेटर आंसर लिख पाओगे, ठीक है। कुछ सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हो, फिर कुछ इम्प्लीकेशंस लिख सकते हो। सिग्निफिकेंस में ऐसा तो कुछ नहीं, कोई बहुत डिफरेंट चीज़ है, मैंने आपको बता दी, ये सब आपको पता है, सब कुछ पता है, ठीक है। अगला एक बार क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये पूछा इन्होंने कि विद रिगार्ड टू मोरालिटी ऑफ एक्शंस, वन व्यू इज़ दैट मीन्स आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, ऑलमोस्ट सिमिलर सा क्वेश्चन है। अदर व्यू इज़ एंड जस्टिफाई द मीन, ठीक है। विच व्यू डू यू थिंक इज़ मोर अप्रोप्रिएट, जस्टिफाई योर आंसर। अब इसमें देखो, जो ज़्यादातर लोग आंसर देते हैं, इनफैक्ट मैंने 2018 में लिखा था एग्ज़ाम, तो मैंने भी ये गड़बड़ की कि हम क्या करते हैं कि पहले तो क्वेश्चन अगर समझ लिया उसके बाद की बात है। पहला व्यू ये है कि मीन्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्या कहूँगा कि मेरे लिए यही व्यू इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं करना है। दोनों व्यूज़ है, दोनों की एक अलग चीज़ है। आपने कहा विच व्यू डू यू थिंक इज़ मोर अप्रोप्रिएट, आपको बताना है, आप बताओ ये व्यू का क्या मतलब है, इस व्यू का क्या मतलब है, मीन्स कब इंपॉर्टेंट होते हैं, पहले आप ये बताओ। आपको कहा कि आपके पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ए है, एक रास्ता बी है। आपसे कहा कौन सा रास्ता ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने कह दिया कि बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बताओगे तो कि ए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, ए करता क्या है, आप पहले बताओगे ए यहाँ जाता है, बी यहाँ जाता है, अब ए और बी में ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि किसी कंडीशन में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, किसी कंडीशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो। एथिक्स में ही दोनों अलग अलग थ्योरी हैं। एक जो इमैनुअल कांट का डियंटोलॉजी है, वो कहता है मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डियंटोलॉजी के लिए वो अपने फेवर में आर्ग्यूमेंट भी देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको देखना देख लो, लेकिन कभी कभी एंड्स भी मीन्स को जस्टिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिमिनल को फांसी देने से अगर लार्जर सोसाइटी में क्राइम कंट्रोल हो सकता है, देन वाई नॉट। तो ये कॉन्सिक्वेंशलिज्म है। तो ये दो पाथ हैं, एक पाथ आपका एक तरफ जाता है, दूसरा पाथ दूसरी तरफ जाता है। अब आप एंड में बताओगे, आपको अगर कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना है कि नहीं मेरे हिसाब से ए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ले लो, बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ले लो। बी एटलीस्ट जीएस के इस यूपीएससी के एग्ज़ाम में बी मत लेना, ऑल्दो लाइफ में आपको बी लेना चाहिए। बेटर वे ये है कि कॉन्टेक्चुअल एथिक्स ये कहती है कि दोनों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कभी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, कभी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। कॉन्टेक्चुअल या सिचुएशनल एथिक्स, इस तरह से आप अलग अलग हेडिंग्स में जाओ। तो इसमें क्या है, आप देखो कितना भी कम आपके पास कंटेंट हो, 10 नंबर में लिखना है, ठीक है। एक पैराग्राफ आप इस पे लिखोगे, एक पैराग्राफ आप दूसरे पार्ट पे लिखोगे, तीसरे में आपने इवैल्यूएशन दे दिया, जस्टिफाई और आंसर। यहाँ पर आपने बताया कि भैया दोनों व्यू अपने अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, मेरे लिए कोई ऐसा व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे बेटर आप आंसर क्या लिख लोगे, राइट। देन अगला जो क्वेश्चन है, गुड ऑफ एन इंडिविजुअल, ये क्वेश्चन है, गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेंट इन गुड ऑफ ऑल। आपका जो अच्छा है, राइट, वो तभी होगा जब सबका भला होगा, ठीक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट, हाउ कैन दिस प्रिंसिपल बी इम्प्लीमेंटेड इन पब्लिक लाइफ। इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा है, कैसे आप इस प्रिंसिपल को
करोगे पब्लिक लाइफ में इम्प्लीमेंट। अब मैंने जो आंसर लिखा था उसमें क्या किया, देखो क्वेश्चन 2 पूछे हैं, आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हो और इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे। बेसिकली क्या किया था मैंने, दोनों पार्ट को यहाँ पे कंबाइन कर दिया। अगर आप कभी ऐसा करते हो, 2 पार्ट कंबाइन करते हो, जैसे हमने GS4 केस स्टडीज़ में भी देखा कि जैसे वो कहता है कि व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू, आपने ए में कहा, फिर बी में उसने पूछा कि इसमें से सबके मेरिट डिमेरिट बता दो, तो हमने ए में क्या करना होता है, ए में हम लिखते हैं 1 2 3 4 ये हमारे पे ऑप्शंस अवेलेबल है। बी में हम फिर से लिखते हैं 1 हेडिंग, ये वापस से रिपीट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, आंसर ए एंड बी, बट वो क्लियरली मेंशन कर दो कि ये चीज़ मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन जो ये कोटेशन है, ये देखो आप, गुड ऑफ एन इंडिविजुअल इज कंटेंट इन द गुड ऑफ ऑल, ये कहीं ना कहीं यूटिलिटेरियन अप्रोच है। बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है, गुड ऑफ अ ब्रॉडर सोसाइटी। हो सकता है इंडिविजुअल को अपने साथ गलत होता हुआ फील दिखे, लेकिन जब ओवरऑल सोसाइटी का अच्छा हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे उसका भी भला हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है यूटिलिटेरियन एथिक्स का है। सबसे पहले आप ये समझो क्वेश्चन है किस चीज़ का। अगर आपने वो लिख दिया तो फिर यूटिलिटेरियनिज्म या कॉन्सिक्वेंशलिज्म के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत आता होगा। ठीक है, कि गुड ऑफ ऑल में अब क्या करते हो, सोसाइटी का भला आपको ऊपर रखना है। कैसे करोगे, कॉमन वेलफेयर आप ले आओ। ठीक है, जैसे ग्रेटर गुड को आप प्रमोट करते हो। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर ला रहे हो, अगर आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर ले आए तो इंडिविजुअल का भला तो हो ही जाएगा, लेकिन हो सकता है आपसे टैक्स ले लिया जाए उसके लिए। इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, सब ने डिसाइड किया लेकिन हो सकता है आपकी ना सुनी जाए, जैसे पंचायत मीटिंग हम ले आते हैं। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन इक्विटेबल होना चाहिए, सोसाइटी के लिए हमने किया। सोशल सेफ्टी नेट सोसाइटी के लिए, अगर सबके लिए सोशल सेफ्टी नेट है तो आपके लिए भी होगा। इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब तो कितने भी पॉइंट आप लिख दो। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन समझना है किस चीज़ का है, किस टॉपिक का है, GS4 में भी क्या है। अब ये क्वेश्चन अगेन यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव का है। फॉल्सहुड टेक्स द प्लेस ऑफ ट्रूथ व्हेन इट रिजल्ट्स इन अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड, जब उसका परिणाम निष्कलंक सार्वजनिक कल्याण हो। 2018 का क्वेश्चन है। अगेन ये प्रॉपर यूटिलिटेरियन क्वेश्चन है। शंख बजा दिया था कृष्ण भगवान ने महाभारत में, अश्वत्थामा मारा गया। कौन सा अश्वत्थामा, तो उसमें क्या था, क्योंकि जो परिणाम था दैट वाज अनब्लेमिश्ड कॉमन गुड, ये तिरुक्कुरल की कोटेशन है। तो ऐसी कब सिचुएशन होती हैं जब झूठ बोलने से ग्रेटर सोसाइटी का भला होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ कुछ लिखा नहीं, पूछा हुआ है कि व्हाट डज दिस मीन्स टू यू इन करंट कॉन्टेक्स्ट, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा होगा, राइट। तो आपको क्या बताना है, इंट्रोडक्शन में यही दो कि कभी कभी फॉल्सहुड या लाइंग भी जस्टिफाई कर सकता है ओवरऑल पॉजिटिव आउटकम के लिए। ठीक है, कभी कभी सिचुएशंस होती हैं जब एंड्स मीन्स को जस्टिफाई कर देते हैं, कॉन्सिक्वेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या है, इसमें अब आप पॉइंट सोचो कि यूटिलिटेरियन एथिक्स है वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको आप बैलेंस करते हो ओवरऑल वेलबींग ऑफ सोसाइटी से, देन कॉमन गुड को आप प्रायोरिटाइज करते हो। इस तरह की कुछ चीज़ें आपको दिखेंगी। फिर अगर ना समझ में आए ज़्यादा पॉइंट, कुछ केस स्टडीज़ दे दो। कैसे केस स्टडीज़ होती है, फॉल्सहुड, कई बार गवर्नमेंट कुछ इन्फॉर्मेशन रोक लेती है पब्लिक डोमेन में आने से। क्यों, क्योंकि एकदम से पैनिक ना कर जाए जनता, सोशल ऑर्डर बना रहे। ठीक है, जब तक हम आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन देंगे तब तक हम अपना सिस्टम बना लेंगे। जैसे इसका एग्जांपल है 55 डेज़ का लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन था, यूपीएससी ने केस स्टडी पूछी है, उसी में लिखा था 55 डेज़ ये लॉकडाउन लगाया। तो सरकार ने क्या कहा, जब तक जो भी है आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, लेकिन आप ज़्यादा प्रॉब्लम में मत पड़ो, ज़्यादा पैनिक में आ जाओगे अगर आप बाहर अभी घूमते हुए मिल गए तो। ठीक है, सिमिलरली हेल्थ केयर में अगर डॉक्टर आपसे सच बोल दे एकदम से, तो हो सकता है बंदा हार्ट अटैक से ही मर जाए। तो कई बार ग्रेजुअली या धीरे धीरे सच बताया जाता है, कई बार नहीं भी बताया जाता है, राइट। मिलिट्री इन्फॉर्मेशन में जब स्ट्रेटजिक इन्फॉर्मेशन होती है या स्ट्रेटजिकली मिस इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कई बार दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए या कैजुअलिटीज़ रोकने के लिए की जाती है। जैसे आपको उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, बट अभी तक आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है, आप क्या करोगे, लोगों को वहाँ जाने से रोकोगे कैसे? आप यही कहोगे हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट से ऐसा ऐसा हो सकता है, तो मत जाओ, मे बी फ्यूचर में आप बच जाओ। लेकिन इसमें फिर कुछ चैलेंजेस बताओगे फॉल्सहुड को आप प्रिफर करने के। ठीक है, कुछ चीज़ें आप बताओगे कि इसकी वजह से डिसेप्शन आ सकता है,
कॉमन गुड डिफाइन करने वाला कौन है, कल के दिन लोग इसको गलत वे में ट्रीट कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो ये चीज़ सोसाइटी का नॉर्म नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर कुछ आप वे फॉरवर्ड लिख सकते हो कि वे फॉरवर्ड क्या है। अल्टरनेटिव आपको देखने चाहिए कि अगर फॉल्सहुड है उससे पहले देख लो कि क्या कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, जो लीडर्स हैं अगर वो फॉल्सहुड यूज़ कर रहे हैं तो उनको अकाउंटेबल आपको होना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस के, कल गलत हो गया तो कुछ। ठीक, तो जो ये इतना सिंपल क्वेश्चन लग रहा था देखने में, सॉरी इतना टफ क्वेश्चन लग रहा है देखने में, इसमें हम क्या लिख दें? मोस्टली लोग क्या 3-4 लाइन लिख देते हैं, उसी में बस पैराग्राफ पैराग्राफ लिखते रहते हैं। इसमें अलग अलग सब हेडिंग्स ब्रेक करो। एक सब हेडिंग में हमने इसे जस्टिफाई किया कि फॉल्सहुड, इंट्रोडक्शन में हमने बताया कि क्या है, इसके बाद हमने 2-3 पॉइंट मीनिंग वगैरह बता दिए, एक पॉइंट में हमने 2-3 केस स्टडीज़ बता दी, एक पॉइंट में चैलेंजेस बता दिए, एक पॉइंट में वे फॉरवर्ड बता दिया। अगर 10 में से एक एक नंबर भी हर पार्ट में मिलते होंगे, ठीक है, तो आप 4 नंबर ले आओगे। अदरवाइज आप इसमें क्या कर रहे हो, 2-3 पॉइंट लिख दो। आप एक बार ट्राई करना है इसको खुद से लिखने का इन सब पॉइंट्स के बिना, 3 से 4 से 5 पॉइंट से ज़्यादा आपको नहीं दिखेंगे। अगर आप इस वाले पॉइंट में जो आप बिना इनको सब हेडिंग्स में ब्रेक किए 3 से 4 नंबर ला सकते हो, तो 4 एक्स्ट्रा हेडिंग में क्या आप 6 नंबर नहीं ला सकते? +2 आप एक्स्ट्रा स्कोर नहीं कर पाओगे? अगर नहीं कर पाओगे तो आप बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ, और बाकी जो भी आपका तरीका है उस हिसाब से बताओ। देन स्वामी विवेकानंद की एक कोटेशन है, क्या कहते हैं? कंडेम नन, किसी को कंडेम मत करो। इफ़ यू कैन स्ट्रेच आउट अ हेल्पिंग हैंड डू सो। अगर आप उसकी हेल्प, किसी की, ये हिंदी पढ़ लो, अगर आप मदद को हाथ आगे बढ़ा सकते हो तो बढ़ाओ, नहीं तो उसकी भर्त्सना आलोचना मत करो। ठीक है, इफ़ नॉट फोल्ड योर हैंड, ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो टू योर ओन वे। ये 2020 का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे आप सॉल्व करोगे? ऐसे क्वेश्चंस देख के ना हवा नहीं लगती है कि क्या पूछा है, क्यों पूछा है, कैसे करें। इसको एक बार हम ब्रेक कर देते हैं। पहला, कंडेम नन, कुछ भी हो जाए हम दूसरों की बुराई नहीं करेंगे, राइट। पहला पॉइंट आप यहाँ जस्टिफाई करोगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, इफ़ यू कैन स्ट्रेच आउट अ हेल्पिंग हैंड डू सो। भाई हेल्प कर सकते हो तो कर दो। यहाँ हमने क्या कहा, कंडेम नन में एम्ब्रेस नॉन जजमेंट, नॉन जजमेंटल होना है। दूसरा, एक्सटेंड अ हेल्पिंग हैंड, ठीक है, हम हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड कर देंगे। तीसरा, इन्होंने क्या कहा था, इफ़ नॉट, अगर आप नहीं हेल्प कर सकते, फोल्ड योर हैंड। भैया अगर आप नहीं कर सकते, आपकी लिमिटेशन है, तो आपने क्या कहा, फोल्ड योर हैंड, माफ़ी मांग लो कि हमारी लिमिटेशन है, हम नहीं कर पाएंगे। वी आर नॉट ऑलवेज इन अ सिचुएशन टू हेल्प एवरीवन, ऐसा हमेशा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया। देन ब्लेस योर ब्रदर्स एंड लेट देम गो देयर ओन वे। पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट यहाँ है, चौथा पॉइंट ये, 5 पॉइंट तो इन्होंने दे दिया। फोल्ड योर हैंड मतलब हमने लिमिटेशन अपनी रिकॉग्नाइज की। ब्लेस योर ब्रदर्स, ब्लेसिंग की कुछ पावर है वो आप बताओ, ठीक है। एंड लेट देम गो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, लेट देम गो देयर ओन वे, मतलब जाने दो भैया, फ्रीडम है, हम तो आपके लिए कुछ कर नहीं पाएंगे, जाने दो। में फ्रीडम भी आपने दिखा दी, डिटैचमेंट भी दिखा दिया, और आपने एक एग्जाम्पल से लीड। अब जो चीज़ है वो आप कर सकते हो, आप लीड बाय एग्जाम्पल बताओ, या आपने अपने इम्परफेक्शंस बताए। लेकिन बेसिकली अगर आप ये 5 पॉइंट तक या 6 पॉइंट तक लिख जाते हो, बहुत आगे हो आप दूसरों से। जब हम इस तरह से आंसर लिखना शुरू कर देते हैं तो हम दूसरों से बहुत आगे होते हैं। बाकी पॉइंट्स जितने सोचते जाओ, जितना आपके पास टाइम हो वो लिख लो। एम्पैथी लेके आओ, एम्पैथी मतलब होता है दूसरों के हिसाब से समझो, अंडरस्टैंडिंग लेके आओ, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट ये 5-6 पॉइंट यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इस वे में आंसर लिखते हो, 10 नंबर के क्वेश्चन में 6 से 7 नंबर तक आप स्कोर कर सकते हो। हमेशा आप नॉर्मल लिख के देख लो, और जैसे मैंने बताया वैसे लिख के देख लो, या कोई और कोचिंग वालों ने या टॉपर ने बताया हो वैसे लिख के देख लो, ठीक है। व्हाट टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर मोस्ट रेलेवेंट टुडे एंड वाई, आपको ये बताना है कौन सी टीचिंग्स हैं आज के डेट में रेलेवेंट हैं, क्यों हैं, डिस्कस करो, ठीक है। तो बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं आप बताओ, टीचिंग जो है उनको आप हेडिंग में लिखते जाओ। ऐसा नहीं है कि बुद्धा की टीचिंग्स हमें याद नहीं होती। इस क्वेश्चन में देखो दिक्कत क्या आती है, हम प्रीलिम्स की नॉलेज एकदम से रिकॉल करने का ट्राई करते हैं कि बुद्धा का ये वाला पाथ याद करो, या वो 8 टीचिंग्स हमें याद नहीं आ रही हैं, या वो 3 चीज़ें नहीं याद आ रही हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। आपको नॉर्मल चीज़ें तो पता है ना, बुद्धा ने किन किन चीज़ों पर बात की थी। बुद्धा टॉक्स अबाउट मेडिटेशन, ही टॉक्स अबाउट कंपैशन, ही टॉक्स अबाउट अपरिग्रह या नॉन अटैचमेंट, इन चीज़ों पर बात करो।
आप बताओ आज के टाइम में जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तो मेडिटेशन का क्या फ़ायदा हो सकता है, कंपैशन और काइंडनेस का क्या फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। तो यही बताना है कि उनकी कौन सी टीचिंग्स रेलेवेंट हैं और क्यों, एक एक करके जो आप बता पाओ उसको बता जाओ। ऐसे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट मोस्टली लोग कर ले जाते हैं। बट अगर आप इस तरह से हेडिंग सब हेडिंग में लिखो और एग्जाम्पल के साथ बात करो, ठीक है। जैसे मिडिल वे आपने बताया कि मिडिल वे होता क्या है और फॉर एग्जांपल आज की डेट में क्या रिलेवेंट है, वर्क एंड पर्सनल लाइफ का आपने एग्जांपल दे दिया। अनिक्षा, इम्परमानेंस, अनिक्का या जो भी हो, ठीक है। तो सपोज़ अभी आप परेशान हो गए, कोपिंग विद ग्रीफ एंड लॉस, आपको पता है अब यूपीएससी में इस बार पेपर टफ था और जो लास्ट अटेम्प्ट वाले लोग थे अब उनको दोबारा कभी एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। तो फिर अल्टीमेटली बुद्धा ये कहते हैं कि ये पेन टेम्परेरी है, आप दूसरी चीज़ में फ़ायदा देखो। इस चीज़ को लेके आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। राइट स्पीच, ऑनेस्टली, काइंडनेस, राइट तो बोलो, करेक्ट बोलो, ठीक है। उससे क्या होगा, जो आज की डेट में हार्मफुल स्पीच है, हेट स्पीच है, इन चीज़ों को आप रोक लोगे। माइंडफुल कंजम्पशन सिर्फ और सिर्फ फूड के लिए नहीं कहा है बुद्धा ने। कंजम्पशन किसी भी चीज़ का जो आप कर रहे हो कंज्यूम, आज के डेट में हम क्या क्या कंज्यूम कर रहे हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, आइडियोलॉजी कंज्यूम करते हैं, न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया कंज्यूम, क्या क्या तो नहीं हम कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो माइंडफुल कंजम्पशन होना चाहिए हमेशा। देन नॉन वायलेंस का आज के टाइम में आप देख लो, सब चीज़ों का रोल है। अगर आप इस तरह से आंसर लिखना शुरू कर दोगे डेफिनेटली दूसरों से मच बेटर आंसर लिख दोगे। डॉक्टर कलाम, अब ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। व्हेन देयर इज राइचियसनेस इन द हार्ट, ठीक है, जहाँ हृदय में शुचिता है, देयर इज़ अ ब्यूटी इन कैरेक्टर। व्हेन देयर इज़ ब्यूटी इन कैरेक्टर देयर इज़ हार्मनी इन नेचर, ठीक है। व्हेन देयर इज़ हार्मनी इन नेचर देयर इज़ ऑर्डर इन द नेशन। ऑर्डर है जब नेशन में, पीस है। बेसिकली इसको देखो आप, सबसे पहले राइचियसनेस से ब्यूटी आ रही है, ब्यूटी से आपका हार्मनी आ रही है, हार्मनी से आप देखोगे ऑर्डर आ रहा है नेशन में, ऑर्डर से पीस इन द वर्ल्ड। मतलब अगर आपके दिलो दिमाग में शुचिता है, राइचियसनेस है, तो उसका इम्प्लीकेशन ग्रेटर वर्ल्ड तक जाएगा, ठीक है। कास्केडिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं कलाम साहब, क्या कह रहे हैं, राइचियसनेस इन द वर्ल्ड। अब इसमें आपको क्या करना है ना, या तो इस पॉइंट में जब आप ऐसे लिख रहे हो इसमें आप बताओ कि इससे ब्यूटी बढ़ेगी, अदरवाइज ब्यूटी वाले में बताओ कि राइचियसनेस से आएगी। तो आपने बताया राइचियसनेस इन द हार्ट, कुछ बताया आपने, एक दो पॉइंट लिखे कि एक पर्सन राइट कब होता है, ठीक है। अब ब्यूटी इन द कैरेक्टर, इसमें आप ज़रूर बताओ एक चीज़ कि ये जो ब्यूटी है दैट इज़ आउटवर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ आपकी इनर राइचियसनेस एंड वर्चुअस क्वालिटीज़, ठीक है। फिर आप ब्यूटी की बात करो, फिर जब हार्मनी की बात करो, या तो यहीं बताओ कि इसकी वजह से हार्मनी आती है, ठीक है, कहीं ऊपर बताओगे, या फिर आप इसमें बताओगे, ठीक है। फिर ऑर्डर इन द नेशन, हम एक ये बात कर लेंगे। जब कोई इंसान हार्मनी बना के रखता है घर में और कैरेक्टर में उसके ब्यूटी है और दिल में भी राइचियसनेस है, तो फिर नेशन में ऑर्डर आएगा। जब सिटीज़न इन सब चीज़ों को अपहोल्ड करता है तो उसकी वजह से वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड जस्ट सोसाइटी आती है। फिर आप पीस इन द वर्ल्ड इस तरह से इसको करो, ठीक है। इनका इंटरकनेक्शन आप बता दो अगर बता सको तो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये इवैल्यूएशन वाला पार्ट है, बेसिकली जो हम इवैल्यूएशन लिखते हैं ना, वो हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आंसर का। केस स्टडी देनी, केस स्टडी का एग्जांपल दे दो, कोई सा भी जो आपको याद है। केस स्टडी में महात्मा गांधी याद आते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी वो बंदे हैं जो अपने मन में साफ है, राइचियसनेस दिखाते हैं। वो कहते हैं ठीक है हम प्रोटेस्ट भी करेंगे तो भी पीसफुल होंगे, हम दुश्मन से भी लड़ेंगे तो भी मोरल प्रिंसिपल्स पे लड़ेंगे। उसकी वजह से क्या होगा, दूसरों को इंस्पायर करेंगे, लोगों के कैरेक्टर में ब्यूटी आएगी, हार्मोनियस मूवमेंट हुआ इंडियन अचीवमेंट के लिए, फाइनली उसकी वजह से इंडिया को स्टेबिलिटी मिले और फाइनली ग्लोबल ऑर्डर पे क्वेश्चन कहाँ तक जाता है, ग्लोबल पीस इन द वर्ल्ड, ठीक है। चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, चाहे यूएसए में जो सिविल राइट्स मूवमेंट हो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जो हमने उनकी केस स्टडीज़ में बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े, वो सब गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इसी से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड। फिर ये अगला क्वेश्चन है, ये 2017 का क्वेश्चन सीधे 2022 में आ गया। इफ़ अ कंट्री इज़ टू बी करप्शन फ्री एंड बिकम अ नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, करप्शन फ्री बनना है और नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड बनना है, दो चीज़ें। आई स्ट्रांगली फील दैट देर आर की सोसाइटी मेंबर्स
3 है फादर, मदर एंड टीचर। अगर ये लोग बढ़िया से अपना काम करें तो कंट्री करप्शन फ्री भी हो जाएगी और नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड भी हो जाएगी। अब आपको ये बताना अप्रोच, ये 2022 से मैंने अप्रोच डालनी शुरू कर दी थी, ठीक है। अप्रोच में आप बताओ कि फादर कैसे कहाँ हेल्प कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में जो आपको बताना है बताओ, अप्रोच में क्या करोगे। फादर का रोल मोस्टली करप्शन फ्री सोसाइटी में आ सकता है, ठीक है। फादर एक एग्जाम्पल से लीड कर सकता है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी का एग्जाम्पल दे सकता है, ठीक। मदर के रोल में आप क्या है, मोरल वैल्यूज़ और एथिकल प्रिंसिपल्स वगैरह ला सकते हो, तो ब्यूटीफुल माइंड लाने में मदर का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। टीचर का रोल कहाँ इंपॉर्टेंट होगा, शेपिंग द माइंड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग लेके आएंगे, एंटी करप्शन वैल्यूज़ लेके आएंगे, उससे क्या होगा, लोग सोचेंगे कल के लिए। चैलेंजेस, सॉल्यूशन, इवैल्यूएशन, इस तरह से आप लिख सकते हो। मॉडल आंसर एक बार देख लेना। ये बेसिकली एक गाइडेंस टाइप ऑफ लेक्चर है, इसमें हम ओवरव्यू देख रहे हैं, क्वेश्चंस का पॉज करके पढ़ लेना एंड आपने आज तक जो भी पढ़ा है उसको आप कचरे में फेंक देना। और ये वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे मैंने डाला हुआ है, वेबसाइट पे भी डाला हुआ है, थिंकर्स वाला, इसे डाउनलोड करके चुपचाप से तैयारी करो, ठीक है। सेम वे में ये रहा, देयर इज़ एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, तो ठीक है। ये देखो आप इस तरह से आप अलग अलग हेडिंग्स में बात करो कि अर्थ के पास अबंडेंट चीज़ें हैं सबकी नीड को फुलफ़िल करने के लिए। पहले हम इस डायमेंशन पे बात करेंगे, उसके बाद ह्यूमन ग्रीड की बात करेंगे और उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बात करेंगे। एक आधी हेडिंग अगर आप और ले सकते हो तो कर दो, एथिकल मोरल ग्राउंड पे आप बात कर लो फिर, बट वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखना, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है, तो आप वे फॉरवर्ड में सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करो। महात्मा गांधी के कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिन, अब ये वो क्वेश्चन है सेकंड ARC से लिया है, लेकिन ना हम इतना डिटेल में पढ़ते हैं, ना इतना कोई समरी में ये 7 सिंस बताएगा। बट देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 2 तरीके हैं तो छोड़ दो, अदरवाइज देखो इन्होंने क्या कहा, डिस्कस महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिन। बेसिकली आपको महात्मा गांधी की जो कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी के पाप तो आपको पता है ना, काम करो, सच बोलो, यही सब चीज़ें होंगी। जो इनके 7 सिन है वो बेसिकली कुछ ऐसे हैं, वेल्थ विदाउट वर्क, काम किए बिना पैसा मत लो, ठीक है। प्लेजर विदाउट कंसाइंस नहीं होनी चाहिए, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। बट ये तो पता है ना कि महात्मा गांधी ये कहते हैं कि अगर आपके पास कैरेक्टर नहीं है तो प्रॉब्लम में जाओगे, ठीक है। पैसा गलत तरीके से कमा रहे हो तो प्रॉब्लम में जाओगे, नॉन वायलेंस अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो तो प्रॉब्लम में जाओगे। तो आप उसके आसपास का आंसर लिख सकते हो। आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो कि महात्मा गांधी के जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रोडक्शन में मैंने कैसे लिखा था, ये इंट्रो में अच्छे नंबर थे उस साल, नॉट बैड, उस साल के हिसाब से ठीक थे। इंट्रो में कुछ एक जनरलिस्टिक पॉइंट लिख दिए, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में 2 नंबर से या 1 नंबर से ज़्यादा दिया होगा एग्जामिनर ने, फिर भी जनरलिस्टिक पॉइंट हमने कैसे लिखे कि महात्मा गांधी के जो कॉन्सेप्ट ऑफ 7 सिंस हैं, उनकी जो इनर वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, अपरिग्रह, इन सब चीज़ों से आती है, ठीक है। अब हमने कहा कि इन कॉन्सेप्ट्स को हम इस वे में डिस्कस कर सकते हैं। आप बताओ, ठीक है। एक एक करके उन चीज़ों के बारे में लिखो। आपका आंसर ना एब्सोल्युटली गलत नहीं होगा, बट ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा मत लिखो, क्योंकि आप कितना भी लिख लोगे ना, एग्जैक्ट आंसर तक तो नहीं पहुंच रहे हो। तो बेटर है दूसरे क्वेश्चंस में आप अपना टाइम दो, अगर नहीं आता तो छोड़ के जाओ। अब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, मैन इज बट अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। ऐसे क्वेश्चन में देखो 2 चीज़ें होनी चाहिए, आप पॉजिटिव भी लिखोगे इसमें और नेगेटिव भी लिखोगे, लेकिन ये भी मैक्सिमम लोग कर लेते, मैंने एक और डायमेंशन डाली है, ठीक है। मोस्टली इसमें क्या कहेंगे कि अगर बंदा पॉजिटिव सोचता है तो पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव सोचता है नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एक और डायमेंशन भी है इसमें, मैं कहता हूँ नहीं, महात्मा गांधी खुद ही गलत है इस लाइन में, क्योंकि कई बार और चीज़ें भी हो सकती है। मैन इज़ नॉट प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, वट ही थिंक्स इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ही विल बिकम दैट, ऐसा नहीं है। कई बार समाज में लोगों के पास पैसा नहीं, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं है कि वो चाह के भी पढ़ ले। 1000 सीट हैं यूपीएससी की, तो 1001 लोग सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे। तो मैन कैन नॉट बी प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट ऑलवेज, आप वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हो। बाकी तो ठीक है, आप ये बता दो कि ये इम्प्लीकेशन क्या है, पावर ऑफ थॉट क्या है, जो भी आपको पॉइंट दिखे कुछ इस तरह से देखो, हेडिंग डालो, ठीक है। अलग अलग हेडिंग्स में आप बात करो, हेडिंग के अंदर सब हेडिंग्स में बात करो, जैसे बात करनी है वो करो। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ आप ज़रूर सोचो, यही चीज़ मैंने आपको एस्से में बताई थी कि क्या आप इस चीज़ को ही काउंटर कर सकते हो कि इसका उल्टा भी पॉसिबल है। देखो यहाँ कहीं लिखा हुआ है चैलेंजेस,
अगर आप ये चीज़ कर ले जाते हो ना, ये वाला पार्ट ले जाते हो, डेफिनेटली आप दूसरों से एटलीस्ट 1 नंबर तो ज़्यादा ले आओगे। ठीक है, और इस भेड़ चाल में जहाँ 1 नंबर आधा नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ आप समझ सकते हो हर क्वेश्चन में आप 1 नंबर एक्स्ट्रा लाना सीख रहे हो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान वैसा ही हो, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है, माइंडसेट शिफ्ट हो सकते हैं, इमोशनल चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, कई बार जो नेगेटिव थॉट पैटर्न है इंसान वो डेवलप कर लिया, उसको ओवरकम करना डिफिकल्ट हो सकता है। सेल्फ डाउट, अगर बंदा सेल्फ डाउट में है तो क्या बन जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन नहीं है, हम सोचते तो बहुत कुछ है, करते कुछ नहीं है। सेटबैक से हमें डील करना नहीं आता, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सोशल डिसेबिलिटीज़ है। सोशल डिसेबिलिटीज़ क्या है, इकोनॉमिक डाउनटर्न के टाइम पे आ गया जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। अब नेचुरल डिजास्टर के टाइम में टर्की में लोगों ने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट किए, अर्थक्वेक में सब चला गया, तो उसमें आप क्या कर लोगे, आपकी थॉट रखी रह गई ना। सोशल कंपैरिजन, बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक, इस तरह से आप करो। अगला क्वेश्चन देखो, द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन सर्विस ऑफ अदर्स। ठीक है, आप बताओ दूसरों की सर्विस में अपने आप को खो देने से क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस देखो करने होते हैं। हेडिंग सब हेडिंग में आप ब्रेक करो। ठीक है, थोड़ा सा एक बार लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं आपको चीज़ें एक बार दिखा देता हूँ कि किस तरह के और क्वेश्चंस हैं। जैसे नियरली ऑल मैन कैन विदस्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ़ यू वांट टू टेस्ट अ मैन्स कैरेक्टर गिव हिम पावर। ठीक है, ये क्या कहते हैं, ज़्यादातर लोग गंदे टाइम को हैंडल कर लेंगे, लेकिन अगर आपको चेक करना है तो उसको पावर दो। तो हम क्या कहेंगे, कुछ इस तरह से लिखो कि इंसान एडवर्सिटी विद स्टैंड कर सकता है, उसको आप जस्टिफाई करो, एग्जांपल दे दो तो वेल एंड गुड। देन आप बताओगे पावर के साथ क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो आप बताओगे। फिर अगला पॉइंट क्या है कि टेस्ट मैंस कैरेक्टर गिव हिम पावर, वो भी तो है, पावर के चैलेंजेस। एंड अब ट्रू कैरेक्टर, ट्रू कैरेक्टर तो ठीक है, जब हम लोग एडवर्सिटी या गलत टाइम, बुरा टाइम फेस करते हैं तो उस टाइम पे हमारे एक्शन इंस्टिंक्ट और नेसेसिटी से ड्रिवन होते हैं, लेकिन पावर जब दे दो तो उस टाइम पे एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है। आप ये बताओगे, इस तरह से आपने एक और हेडिंग डाली। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, इस तरह से बताओ कि पावर की वजह से क्या होता है। ठीक है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके खुद के जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से आई तो बंदा हैंडल कर लेगा, लेकिन पावर के साथ में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उस टाइम पे क्या होता है, पावर का इन्फ्लुएंस करप्ट कर सकता है। ह्यूमिलिटी और इंटीग्रिटी पावर के साथ रखना बहुत डिफिकल्ट है। इस तरह की चीज़ें आप लिखो। एरिस्टोटल क्या कहता है कि आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिज़ायर्स देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज़। ठीक है, अब ये 2 चीज़ें कहते हैं। अब अगेन आप इसका काउंटर व्यू भी लिख सकते हो। ठीक है, बट देखो बेसिकली ये क्या कह रहे हैं कि हु ओवरकम्स हिज डिज़ायर, मतलब एक पार्ट में आप लिखोगे ओवरकमिंग डिज़ायर, यानी कि ब्रेवरी विद इन, खुद से जीतना है। ठीक, आपके इनर स्ट्रगल है, सेल्फ कंट्रोल है, पर्सनल ग्रोथ है, इस तरह की चीज़ें। जो खुद से जीत गया वो दुनिया तो जीत गया, एरिस्टोटल ये कहते हैं। एंड ये कहते हैं हु ओवरकम्स हिज एनिमी। ठीक है, ओवरकमिंग एनिमी ये भी एक्सटर्नल बैटल में एक चीज़। अगेन यहाँ पे अभी जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन देखा था कि आपके पास 2 पाथ हैं, ए बढ़िया है या बी बढ़िया है। मैं कह रहा हूँ एक बंदा ये चीज़ जीत पा रहा है, एक बंदा ये चीज़ जीत पा रहा है। दोनों का आप इवेल्यूएशन भी बताओगे, दोनों को जीतने में अलग अलग स्किल्स लगती हैं, तो ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, कंपेरिजन वाला। ठीक है, अदरवाइज हम लोग इसमें क्या आंसर लिखते हैं, हम इसमें लिख देते हैं कि हाँ बंदा जो बस इससे हम अपना वो कह देते हैं कि हाँ बढ़िया, ऐसा ही होता है। तो अगर आप इस तरह से ब्रेक कर दो तो डेफिनेटली आप दूसरों से ज़्यादा नंबर लेके आओगे। ठीक है, कंपैरिजन करोगे कि ब्रेवरी इन डिज़ायर और एनिमी दोनों अलग डिफरेंट नेचर के हैं, दोनों की डिफ़िकल्टी अलग है, कुछ एग्जांपल दे दो। फिर आप ये बताओगे कि जो ये कोटेशन है वही आप बता दो, उसी को जस्टिफाई कर दिया मैंने कि वाई ओवरकमिंग डिज़ायर इज काउंटेड बेटर। ठीक है, और बैलेंसिंग ब्रेवरी अगर आप और कर सकते हो, आगे टाइम बचे तो जितनी चीज़ें कर लो। बेसिकली मैंने मॉडल आंसर बड़े क्यों बनाए, ताकि आप एक थॉट प्रोसेस डेवलप कर पाओ। कल के दिन इसी चीज़ पे ऐसे लिखने को आ गया तो आप कैसे लिखोगे। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रॉन्ग, कैसे है ये। ठीक है, तो आप एक एक करके अगेन फॉरगिवनेस एज साइन ऑफ स्ट्रेंथ आप लो। फॉरगिव करने के लिए करेज चाहिए, इमोशनल मैच्योरिटी चाहिए, इस तरह की आप बातें करोगे। ठीक है, हेडिंग से एक बार देख लो, जब आप ग्रजेस रखते हो मन में तो ये एक सिंबल है वीकनेस का। साइकिल ऑफ नेगेटिविटी आपको ब्रेक करनी है, इमोशनल लिबरेशन। ठीक है, हेडिंग से आपको समझ में आ रही है, एक बार पढ़ लेना। जिनका ये MAB कोर्स है वो डेफिनेटली उसमें हम बात कर ही रहे। ठीक है,
वी कैन इजिली फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज़ अफ्रेड ऑफ डार्क, द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ इज़ व्हेन मैन आर अफ्रेड ऑफ लाइफ। बेसिकली एक बच्चे को जिसे कुछ नहीं पता, वो डर गया अंधेरे से, उसको आप क्षमा कर दोगे, माफ़ कर दोगे, लेकिन लाइफ की रियल ट्रेजेडी क्या है? जब लोग लाइट से घबरा जाते हैं। तो बेसिकली आपको क्या बताना है इस क्वेश्चन में, जो डिस्कस करना है, फियर ऑफ डार्क एंड फॉरगिवनेस फॉर चाइल्ड लाइक फीचर। फियर, आप बताओगे कि बच्चे डर जाते हैं, ये प्रॉब्लम है, उन्हें पता नहीं होता है, तो हम उसको एज एन एडल्ट माफ़ कर सकते हैं। लेकिन जब फियर ऑफ लाइट आता है, द रियल ट्रेजेडी है वही लाइफ की, दैट इज द रियल ट्रेजेडी ऑफ लाइफ। ठीक है, आप बताते हो जब एडल्ट लाइट से अफ्रेड है, मतलब बेसिकली इनलाइटनमेंट, नॉलेज, रियलिटी, ट्रुथ, इन चीज़ों से जब आप दूर जा रहे हो, अनकंफर्टेबल ट्रुथ, इन चीज़ों से दूर जा रहे हो, जो आज की डेट में सच्चाई है। ऐसे आपके एग्जाम की भी आपने आंख बंद कर ली इससे कि चेंजिंग पैटर्न, उसको आप अडॉप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? ट्रेजेडी ऑफ अवॉइडिंग लाइट क्या हो सकती है? अब ओवरकमिंग फियर, अलग अलग डायमेंशंस जो आप दे सकते हो दे दो। अगेन एक क्वेश्चन, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। भाई ऐसा नहीं है। मैं अगेन इसके एक कोटेशन का भी एंटी कोटेशन दे सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ का जब एग्जामिनेशन नहीं किया गया तो वर्थ लिविंग ही नहीं है। यार कुछ लोगों को कंफर्ट जोन में रहना पसंद है, लोग रहते हैं। अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि उल्टा हमने एक बार जस्टिफाई किया, एग्जामिन्ड लाइफ ही वर्थ लिविंग है। क्यों? क्योंकि एग्जामिन्ड लाइफ जो बंदा जी रहा है वो एडवर्सिटी ला सकता है, रेजिलियंस बिल्ड कर सकता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड ग्रोथ, कई सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ठीक है, एम्पैथी वगैरह सब चीज़ें ला सकते हो। जिस बंदे की लाइफ में, एग्जाम्पल देखो, एग्जामिन्ड लाइफ इज़ वर्थ लिविंग मतलब एक स्टूडेंट जो एकेडमिकली चैलेंजेस फेस कर रहा है वो बेटर स्टडी हैबिट और टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख जाएगा। रेजिलियंस में क्या है? फॉर एग्जांपल एक एथलीट जो स्पोर्ट्स इंजरी जिसको हो गई तो वो बहुत बेटर लेसन सीख जाता है कि रेस्ट और रिकवरी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ के। सेल्फ रिफ्लेक्शन, ग्रोथ, इस तरह की चीज़ें। एक बंदा फेल हो गया एंटरप्रेन्योरशिप में तो फिर हम क्या करेंगे, इस तरह से आप चीज़ें बताओगे, राइट। लेकिन हम काउंटर आर्ग्यूमेंट ही बताएंगे। हो सकता है सिंप्लिसिटी किसी को पसंद हो, लोग पीसफुल और हार्मोनियस लाइफ जीना पसंद करते हो, इमोशनल वेलबींग पर्सन की बेटर है। ठीक है, अभी आप उसको ये कह दो एक पर्सन के पास फाइनेंशियल स्ट्रेस है, रिलेशन इश्यूज है, ये सारे, तो बर्नआउट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि अनएग्जामिन्ड होना हमेशा बुरा है। लोगों के पास दूसरे पाथ हो सकते हैं फुलफिलमेंट के। एक आर्टिस्ट जो आर्ट बनाने में ही खुश है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको अलग अलग पर्सनल चैलेंजेस को लेकर काम करे, राइट। इस तरह से आप कोटेशन वाले क्वेश्चंस आंसर करोगे, राइट। तो इस तरह से आपको ये वाली चीज़ें करनी है एग्ज़ाम में। अगर आपको अब ये लेक्चर यहाँ तक पसंद आया हो तो मैं आपको कुछ कोर्सेज सजेस्ट कर सकता हूँ। कल मैंने वीडियो रिलीज़ किया था प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट हैं, MSGP कोर्स, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। मेंस आंसर बिल्डिंग, जिसमें ये वाला पार्ट इंक्लूडेड है, GS4 में तो है ही, ठीक है। 2023 बैच के लिए MAB में SC भी हमने इंक्लूड कर दिया। प्राइस इसका कुछ नहीं है, 1499 और 599 ये प्राइस है। लेकिन अगर आप ये कोर्सेज नहीं भी परचेज़ करना चाहते, टेलीग्राम पे सर्च करना सिनॉप्सिस IAS, वहाँ पे ये थिंकर्स अगर आपको सिर्फ चाहिए वो PDF मैंने शेयर की हुई है। एंड एक चीज़ तो आप कर ही सकते हो, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए यू कैन लाइक, शेयर विद एटलीस्ट 1 पर्सन। अगर आपको लगता है कि ये 40 मिनट, अगर आप यहाँ 38 मिनट तक आ गए हो, डेफिनेटली यू आर डेफिनेटली वर्किंग हार्ड फॉर योर गोल्स। आपको एक बंदे से शेयर करना ज़रूर बनता है, ये आपकी ग्रोथ में भी हेल्पफुल होगा एंड फाइनली हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा। सो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप ऑन हार्ड वर्किंग। एंड ये जो PDF है कितने पेजेस की है, 42 पेज की, इसको एक बार बैठ के आराम से पढ़ जाओ। आपके एसेस के चैलेंजेस दूर हो जाएंगे, आपके थिंकर्स के चैलेंजेस दूर हो जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक इससे बेटर, इससे सिंपल वे में कोई भी कभी भी एक्सप्लेन कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। आपके जो फीडबैक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना।